Hello dear students, welcome you on General Study Preparation. Dear students, as you know that tenses are very important as well as very difficult for some of the students. जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि उनको टेंसेस समझ नहीं आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उनमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, अभी याद करते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो उसके लिए आज हमने एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसमें कि हम पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर करेंगे और ऐसा कोई भी पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड नहीं रहेगा जो कि आपको समझ ना आए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और आने वाली अन्य वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये क्या एक मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास का मतलब है कि इसमें हम थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे और एवरीथिंग हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेवर बिफोर नेवर अगेन, ऐसी क्लास आपको ना पहले कभी देखने को मिली होगी ना मिल सकती है। और इस क्लास को प्रिपेयर किया गया है अजय कुमार के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे वाक्य है जिसको कि हम अक्सर वर्तमान में यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह सुबह में जल्दी उठा करता है, यानी कि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है, या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रूथ, इसकी पहचान कैसी होगी? जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई प्रिंसिपल हो, सिद्धांत हो, या कोई परमानेंट वर्क हो, यानी कि रेगुलर एक्शन हो। अब इसको आप रेगुलर एक्शन भी इसमें लिख सकते हैं। अगर रेगुलर एक्शन जैसे कि मैं जल्दी उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, मैं सुबह चाय पीता हूँ, या मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ, या मैं रोज स्कूल जाता हूँ, रोज कॉलेज जाता हूँ, रोज मैं एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो ऐसे सभी तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में शामिल करते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी प्रकार के सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग करके लगाई जाती है। यानी कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो या तो डू लगेगी या डज लगेगी। हेल्पिंग वर्ब से मेरा यहाँ पे अभिप्राय है जिससे कि हमें समय का बोध होता है, समय के बारे में पता चलता है कि सेंटेंस किस टाइम को व्यक्त कर रहा है या किस टाइम के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है और इंडेफिनेट के बारे में बता रहा है। तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाएंगे। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जब बात आती है प्लूरल की तो हम वहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, जबकि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि हम इसको कई तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हम डू लगाते हैं। अब देखिए कहीं पर आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा दिया हुआ, या कोई प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन का मतलब है जैसे कि राम एंड श्याम होगा दिया हुआ, या आई एंड यू होगा दिया हुआ, या यू एंड वी होगा दिया हुआ। तो ऐसे पॉइंट में आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ अगर कहीं पे ही, शी और इट दिया हो और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहीं पे राम ही लिखा हो, शिमला ही लिखा हो, रेन लिखा हो, वाटर लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा डज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जो जिससे कि हम अपने कार्यों के करने की
बात करते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण रूप से जो हम काम कर रहे होते हैं उसके बारे में व्यक्त करती है जो चीज़, वो होती है हमारी मेन वर्ब होती है, यानी कि जिसको हम वर्ब भी कहते हैं। और आपने थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी होगी, डू, डिड, डन, इस तरह से जब अपने कोई हेल्पिंग वर्ब पढ़ी होगी स्कूल टाइम में, तो वहाँ से आपको इसका ज्ञात होगा कि हमारे पास वर्ब होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने एक्शन को शो करने के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? या तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या उसमें हम फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम गो नहीं लिखते, वहां क्या लिखते हैं? गोज लिखते हैं। हम वहां पे डू नहीं लिखते, वहां पर क्या लिखते हैं? हम डज लिखते हैं। वहां पे हम रेन नहीं लिखते, वहां पे हम रेन्स लिखते हैं, ठीक है। या वहां पे हम रन नहीं लिखते, वहां पे रन्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये जब कंडीशन आती है तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है हमारी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब की। और अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, उसके अलावा सभी तरह के जितने भी हमारे सेंटेंसेस है उसमें वर्ब की क्या लगती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हमने ये चीजें समझ ली है कि कौन सी वर्ब लगेगी, कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम, यानी कि जो हमारे पास वर्तमान काल है, वर्तमान काल की जो परिभाषा है या इसकी पहचान है या आइडेंटिटी है, वो क्या है? यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या तो है इत्यादि आए, तो उस वाक्यों का जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले पढ़ते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात आती है इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसमें वर्ब लगाई जाती है और वो भी फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में। उसके बाद इसमें हम अदर वर्ड्स, यानी कि जो हमारा पास रिमेनिंग पार्ट्स बचता है, उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग किया करना उचित रहता है या आवश्यक रहता है। या अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आते हैं, यानी कि जो हमारे उद्देश्य होते हैं काम को करने के लिए या कोई कॉम्प्लीमेंट्स है तो उसको हम उसमें शामिल करते हैं। उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का कैसे होगा। उसमें आपके पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आएगी और साथ ही साथ अदर वर्ड्स जो कि रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके कुछ एक वाक्यों को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस है, राधा सुबह में नाश्ता करती है। तो इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि किसने काम किया है। तो हमने इसमें अगर हम इससे पूछे कि हु हैज़ डन, अगर हम यहाँ पे हु लिखे तो हु से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन है काम करने वाली? राधा है। तो राधा यहाँ पे क्या बन गई? हमारे पास सब्जेक्ट बन गई, ठीक है। क्या बना हमारे पास? राधा हमारे पास सब्जेक्ट बना। और उसके बाद इसमें पूछा गया है कि राधा ने क्या किया? उसने लिया, क्या लिया? नाश्ता लिया, ठीक है, यानी कि सुबह का नाश्ता लिया, ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है। राधा, उसके बाद वर्ब लगानी है, तो उसने जो काम किया है वो लेने का क्या है, तो इसलिए इसमें वो जो वर्ब आएगी वो टेक्स आया। और उसके बाद किस लिए लिया?
वो ब्रेकफास्ट के लिए लिया, ठीक है। और कब लिया? मॉर्निंग में लिया, तो टाइम भी उसमें हमने मेंशन कर दिया। सो राधा टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए रोज 9 बजे तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर स्कूल एवरी डे एट 9। ठीक है, कैसे बोलना है आपने? आई गेट रेडी फॉर स्कूल एवरी डे एट 9। उसके बाद इसमें थर्ड सेंटेंस है, मैं 10 बजे स्कूल पहुंचता हूँ। आई रीच स्कूल एट 10। आपको क्या लिखना है? एट 10 लिखना। कई बच्चे ऑन लिख लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। मेरा स्कूल 2 बजे दोपहर बाद खत्म होता है। ठीक है, माई स्कूल गेट ओवर एट 2 PM। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि 2 बजे मेरे स्कूल खत्म हो जाता है, यानी कि मैं स्कूल से 2 बजे वापस आ जाता हूँ। सिंपल। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, माई स्कूल गेट्स ओवर एट 2 PM। वे लोग अपने भाइयों के साथ बाहर खेलने जाते हैं। दे गो आउट टू प्ले विद देयर ब्रदर्स। दे गो आउट टू प्ले विद देयर ब्रदर्स। मैं सोने से पहले ब्रश करता हूँ। मैं सोने से पहले ब्रश करता हूँ। आई ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। आई ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। आई ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। उसके बाद नेक्स्ट है, श्याम बाजार जाता है। श्याम बाजार जाता है। श्याम गोज टू मार्केट। बच्चे मैदान में खेलते हैं। द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। श्याम मुझसे बात करता है। श्याम टॉक्स टू मी। गाय घास खाती है। काउ ईट्स ग्रास। गाय घास खाती है। ठीक है, काउज एट्स ग्रास। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर में लिखा गया है काउ, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस यानी कि जो फिफ्थ फॉर्म की बात की है वो लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है वर्ब की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है, नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म में दिया है। तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पूजा और मनीष दूध पीते हैं। पूजा एंड मनीष ड्रिंक मिल्क। सूर्य प्रकाश देता है। द सन गिव्स लाइट। ये हमने यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और नकारात्मक इसको हिंदी में कहते हैं कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनको कैसे हम इंग्लिश में बनाते हैं। तो उसका भी एक रूल है बनाने के लिए। उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना होगा, और ये इस्तेमाल आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डू डज नॉट की जगह पर डोंट या डजंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्रोनिम्स हैं डोंट और डजंट आज की डेट में या मॉडर्न टाइम में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा आपके पास? सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल स्ट्रक्चर यानी कि जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस आपके बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एक वाक्य, जैसे राम श्याम और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इसका कैसे बनेगा इंग्लिश में? राम श्याम एंड मोहन डू नॉट प्ले फुटबॉल। राम रात में चाय नहीं पीता है। राम डज नॉट टेक टी इन एट नाइट। श्याम के पिताजी रविवार को ऑफिस नहीं जाते हैं। द फादर ऑफ श्याम डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। रमन और सोहन एक पोशाक में अच्छे नहीं दिखते हैं। रमन एंड मोहन डू नॉट लुक गुड इन दिस ड्रेस। आप अपनी गलती नहीं मानते हैं। यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। वह बोलने से पहले नहीं सोचती है। शी डजेंट थिंक बिफोर स्पीकिंग। आप आम नहीं लाते हैं। यू डोंट ब्रिंग मैंगो। संदीप नहीं पढ़ता है। संदीप डजेंट रीड। या सोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। सोहन डजेंट प्ले क्रिकेट। मैं चावल नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट राइस। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वी डोंट टेल अ लाई। चंदन और रमन नहीं जानते हैं। चंदन एंड रमन डोंट नो। इस तरह के वाक्य आप कब बना सकते हैं? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। अगर आप बना रहे हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस
तो उसमें आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जानी आवश्यक हो जाती है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना जरूरी हो जाता है। वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब क्या से शुरू होता है तब क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखा जाता है। यानी कि हम जब देखते हैं कि तो क्या जब भी कहीं पे क्या आता है तो क्या का मतलब हम व्हाट से लेते हैं, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं तो वहां पे हम वर्ब की जो क्वेश्चन वर्ड्स है, WH वर्ड्स है, ठीक है, व्हाट है, उसको नहीं लिखते। इसके अलावा हम क्या लिखते हैं वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब्स को लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है इसका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे सेंटेंसेस चलेंगे। सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो कई प्रकार की किताबें पढ़ती है? तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि क्या वो कई तरह की किताबें पढ़ती है। तो अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? डज शी रीड वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स? क्या मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ? डू आई लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या सीता इस बाजार में खरीदारी के लिए आती है? डज सीता कम इन दिस मार्केट फॉर शॉपिंग? क्या तुम बच्चों को पीटते हो? डू यू बीट द चिल्ड्रन? या क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं? डू द डॉग्स बार्क एट नाइट? तो ये कुछ एक वाक्य मैंने यहाँ पे पढ़े, और बाकी सेंटेंसेस आप खुद पढ़ सकते हैं जब आप इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लोगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि ऐसे वाक्य जिसमें आप नकारात्मकता और प्रश्नात्मकता दोनों चीजों को जोड़ के रखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? डू डज को तो इसमें लिखना ही लिखना सब्जेक्ट से पहले, बट सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट का इस्तेमाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी लिखा जाना जरूरी हो जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है वो इस तरह से होगा, जिसमें कि आप डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद इसके सेंटेंसेस है कुछ एक जो कि आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। सेंटेंसेस में क्या है कि क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाता है? या इसका क्या होगा? डू द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास? डू द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास? क्या कुछ लड़के इस नदी में स्नान नहीं करते हैं? तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? डज सम बॉय नॉट टेक बाथ इन दिस रिवर? डज सम बॉय डू नॉट टेक बाथ इन दिस रिवर? उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि क्या तुम एक अधिकारी बनना नहीं चाहते हो? डोंट यू वांट टू बी एन ऑफिसर? क्या मैं तुम्हें विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ? डोंट आई टीच यू साइंस? क्या मदन शराब नहीं पीता है? डज मदन नॉट ड्रिंक वाइन? क्या तुम विज्ञान नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड साइंस? क्या संदीप प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है? डज संदीप नॉट गो टू स्कूल डेली? क्या भारतीय किसान मेहनत नहीं करते हैं? डू इंडियन फार्मर्स नॉट लेबर? डू इंडियन फार्मर नॉट लेबर? ठीक है, तो ये इसके कुछ एक सेंटेंसेस हमने इंटेरोगेटिव के पढ़े। अब पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि WHO फैमिली वर्ड्स से रिलेटेड होते हैं। WHO वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज, विच, वाई, वेयर। इसमें व्हाट का इंग्लिश क्या होता है? हु का इंग्लिश कौन, किसने, किन्होंने होता है। हुम का इंग्लिश किसे, किसको, किसने, किन से आदि होता है। और हुज का इंग्लिश किसका, किसकी, किसके, किन का आदि होता है। विच का इंग्लिश कौन सी, किस से आदि होता है। और वाई का इंग्लिश क्यों और किस लिए होता है। वेयर का इंग्लिश कहाँ होता है। और साथ ही साथ हाउ मच का इंग्लिश कितना और कितनी होता है, बट सिंगुलर क्वांटिटी होगी। हाउ मैनी का भी इंग्लिश कितना और कितनी होता है, लेकिन ये प्लूरल को शो करता है। और वेयर का इंग्लिश कहाँ और किधर होता है। व्हेन का इंग्लिश कब और किस समय होता है। हाउ का इंग्लिश कैसे, कैसा, किसकी होता है। हाउ लॉन्ग का इंग्लिश कब तक होता है।
यानी कि इसकी इंग्लिश को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग कब तक आएगा। और इसको लिखने का जो तरीका है सेंटेंसेस को, वो इस तरह से है कि पहले इसमें WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद डू डज आता है जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, और सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल से देख पा रहे होगे कि इसमें पहला जो सेंटेंस है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। हमने ये ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें साथ में WH वर्ड्स को भी जोड़ दिया गया है। तुम किन्हें पसंद करते हो, whom do you like, क्या तुम क्या करना चाहते हो, what do you want to do, इसका इंग्लिश क्या होगा, what do you want to do। उसके साथ है आप कब काम करते हैं, when do you work, आप कब काम करते हो, when do you work। और साथ साथ बच्चे क्या क्यों आते हैं, बच्चे क्यों आते हैं, why do children come, why do children come। इस तरह के वाक्य इसमें बहुत सारे लिखे गए हैं, बट आपको कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं ये सेंटेंसेस बताए। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फेटिक सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि कुछ एक भावना या कि कुछ खास जोरदार चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किए जाते हैं, या कहीं पे किसी सेंटेंस में हमें प्रेशर डालना हो कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फेथेटिक सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के वाक्यों को जोरदार बनाने के लिए हिंदी वाक्यों में तो है, ते है जैसे शब्दों का जुड़ा हुआ होना अति आवश्यक होता है। इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आएगा। जैसे यहाँ लिखा कि मैं जाता तो हूँ, तो इसका क्या होगा, आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। मैंने सिंपल सेंटेंस में बताया था कि किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएगी। मैंने वहाँ लिखा था कि आई गोज, ही आई गो, ही कम, इस तरह से सेंटेंसेस लिखे थे हमने। बट यहाँ पे जब हम सेंटेंसेस लिखेंगे तो उस तरह से नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना पड़ेगी जब हमने खास तौर से प्रेशराइज करना है। जैसे मैं बोलता तो हूँ, तो यानी कि मैं बोलता तो हूँ पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आई डू स्पीक, आई डू स्पीक, इस तरह के वाक्य आप बोल सकते हैं। इसके साथ कई बार हमारे पास ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें कि हमारे पास क्या लिखा होता है कि हमें कुछ चाहिए, या मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा करना चाहिए, या वहाँ जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो ऐसी जहाँ पे चाहत की बात आती है, डिज़ायर की बात आती है, तो वहाँ पे हम वांट या वांट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ और अदर वर्ड्स। तो ये यहाँ पे आगे है। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी। मैं या आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वे लोग शादी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड। वे लोग शादी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड। वी वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, हम लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। राम और श्याम यहाँ ठहरना चाहते हैं, राम एंड श्याम वांट टू स्टे हियर। तो ऐसे कई तरह के वाक्य आप वांट्स को या डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल जनरल स्टडी प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो and wait for the next video.